Hello friends, let's come to the next 15 questions of UPPCS प्री एग्जामिनेशन। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे और पिछले लेक्चर्स में जो भी आपको क्वेरीज़ हैं आप इन हमारे जो चैनल है दैट इज़ एस्पिरेंट नाम से वो आप उसमें जाके बता सकते हैं। टेलीग्राम का जो चैनल है और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द 46 क्वेश्चन। लेट अस सी इन ह्यूमंस ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर 21 जो क्रोमोसोम है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया, दूसरा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तीसरा है डाउन सिंड्रोम और चौथा है टर्नर सिंड्रोम। अब अगर हम बात करें एक एक ऑप्शंस को देखते हैं। हीमोफीलिया की अगर बात करें तो हीमोफीलिया एक आपको पता होना चाहिए हेरिडेटरी डिसीज़ है जो जनरली ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई इंजरी हुई है तो क्या होगा, ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग जो है वो होती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड हीमोफीलिया। ठीक है, ये जनरली मेल्स में बहुत ज़्यादा होता है और ये जनरेशन टू अदर जनरेशन पास भी होता है थ्रू जीन्स। तो हीमोफीलिया जो है वो क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसीज़ नहीं है, इट इज़ अ हेरिडेटरी डिसीज़। तो हीमोफीलिया नहीं है। नेक्स्ट है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये 3 सेक्स क्रोमोसोम्स है जिसमें XXY करके क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। ड्यू टू दिस क्या होता है, XY जनरली हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम्स होता है। अब आपको पता है क्रोमोसोम्स कितने 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 23 पेयर्स हमको मेल से मिलेंगे और 23 पेयर्स हमको फीमेल से मिलेंगे। दिस इज ठीक है, तो मेल और फीमेल तीनों से मिलते हैं। X इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड Y इज़ अ मेल सेक्स ऑर्गन। तो दोनों को मिला के जो है वो हमारे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं। तो जनरली क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, एक X क्रोमोसोम्स है वो ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, मेल्स जो हैं वो स्पर्म को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते और इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम इज़ रिलेटेड टू क्रोमोसोम बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्राइजोमी। नेक्स्ट आते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की अगर बात करें इट इज़ अ जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसमें जनरली 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में 21st जो पेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब इसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। जनरली 23 इसमें होते हैं, 23 इसमें होते हैं, तो टोटल 46 होते हैं। बट एक क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आता है, उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइजोमी और इसी को हम क्या बोलते हैं, मंगोलिज्म बोलते हैं। याद रखिएगा मंगोलिज्म। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल है उसकी शॉर्ट हाइट होगी और मेंटल डेवलपमेंट उसका जो है वो कम होगा। नेक्स्ट आते हैं द लास्ट ऑप्शन इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करें तो टर्नर सिंड्रोम में जो होता है ओनली एक ही X क्रोमोसोम बस होता है जिसमें प्रेजेंट होता है और इंडिविजुअल की इसमें शॉर्ट हाइट होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होते, इनफर्टाइल होता है। सो टर्नर सिंड्रोम भी नहीं है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में इन ह्यूमंस ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स इन विच इज डाउन सिंड्रोम। द आंसर इज डाउन सिंड्रोम। आई होप क्रोमोसोम्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब अगर हम बात करें, अगर आपने इकोनॉमी बहुत अच्छे से बेसिक कंप्लीट किया है तो लॉरेंस कर्व जो होता है, लॉरेंस कर्व किससे रिप्रेजेंट होता है, इनकम इनइक्वालिटी से। याद रखिएगा लॉरेंस कर्व, आपने गिनी कोफिशिएंट भी पढ़ा होगा, दैट इज रिलेटेड टू इनइक्वालिटी इन इनकम। तो लॉरेंस कर्व इज रिलेटेड टू इनइक्वालिटी इन इनकम। अब फिलिप्स कर्व की बात करें तो फिलिप्स कर्व आपको पता होना चाहिए, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होता है। अब एंजल कर्व्स की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेफेल कर्व टैक्स रेट एंड टैक्स से रिलेटेड होता है। तो ए का ऑप्शन हमारा 3 है तो 2 ऑप्शन बचे। बी का हमारा जो है वो फर्स्ट है, तो ए का 3 है और बी का फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इज इन दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 48 क्वेश्चन। अब नेशनल इनकम बोला है, नेशनल इनकम बोला है कि नेशनल इनकम क्या होता है। सॉरी अगर आपको आजू बाजू से कोई आवाज़ आ रही हो तो मुझे माफ़ करिएगा, बिकॉज मेरे यहाँ थोड़े बहुत ज़्यादा मेहमान आए हैं। ठीक है, उसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, बट मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, तो आप लोग प्लीज़ पढ़िए, मेरे एफर्ट्स को थोड़ा देखिए। ओके, सबसे पहले आते हैं 48 क्वेश्चन, नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम किसी की भी अगर बात करें तो जितना हमारे इकोनॉमी में, कंट्री में एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होती हैं उनका जो वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो क्वेश्चन इज नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट बेसिक प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और यहाँ पे सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस सब्सिडीज। नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल, दूसरा ऑप्शन है मार्केट प्राइस में और तीसरा भी मार्केट प्राइस में माइनस डायरेक्ट टैक्सेस
माइनस सब्सिडीज़। अब अगर हम बात करें नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम हमेशा नेट नेशनल इनकम हमारी फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है। तो नेशनल इनकम जो है वो हमारी क्या होगी इसमें ऑप्शन, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू नेट नेशनल प्राइस एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द 48 क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं 49th क्वेश्चन। अब हमने एक सेंसस में पढ़ा था कि सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो किसका होगा, जब हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था। अब 49th क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो किस यूटी की होगी। तो सबसे लोवेस्ट सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो हमारी दमन एंड दीव की है, याद रखिएगा, क्योंकि दादर एंड नगर हवेली की 876 है, दमन एंड दीव की 774 है। अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान एंड निकोबार की इतना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट याद होना चाहिए। तो दमन एंड दीव की जो है वो सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट आते हैं 50 क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट। नेक्स्ट आते हैं 50th क्वेश्चन। 50th क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय राज शिकेरा। ठीक है, तो राज शिकेरा से कौन सी बुक नहीं लिखी है। पहला है काव्य मीमांसा, दूसरा है कर्पूर मंजरी, तीसरा है प्रबंध चिंतमणि एंड फिफ्थ डी है विद्यशाल अभंजिका। तो अगर हम बात करें इन्होंने कौन सी बुक नहीं लिखी है, दैट इज प्रभाभंड चिंतमणि, बिकॉज ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये हमारे जो उनका नाम मुझे 1 मिनट, यस, उन्होंने ये बुक जो है वो मेर तुंगा ने लिखी है, याद रखिएगा, मेर तुंगा ने लिखी है 1304 AD में। ये जनरली मिडिवल टाइम्स पे ये बुक लिखी गई है। तो प्रभाभंड चिंतामणि जो है वो किसने लिखी है, मेर तुंगा ने लिखी है। ठीक है, तो दिस सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। द रेहला वॉज रिटन इन, रेहला किसकी है, इब्न बतूता की बुक है, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। रेहला इब्न बतूता जो थे वो इंडिया में विजिट किए थे 1333 में ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक टाइम पे। और जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं वहाँ के जो दिल्ली हैं, उन्होंने इब्न बतूता को एज अ काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया था। और इनकी जो बुक है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, मिलिट्री सिस्टम, इन सब के बारे में बताती कि उस टाइम पे क्या मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, और ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं, इन्होंने एम्बेसडर सेंड किया था चाइना में, और ये लेटर अगर बात करें तो मोरक्को रिटर्न हो गए थे। तो ही इज़ एन अरेबिक इन 14th सेंचुरी बाय इब्न बतूता। ओके, सो दिस इज रेहला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमिटी आपको पता है, BR अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट ड्राफ्टिंग कमिटी। तो देख लेते हैं कौन से मेंबर नहीं है, NG अयंगर, KM मुंशी, BN राव, मोहम्मद सहदुल्ला। अगर हम बात करें BN राव वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ही वॉज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो 52 का आंसर क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 53 क्वेश्चन। अब इसमें क्या बताया गया कि जो सब्जेक्ट हैं, मतलब आर्टिकल्स कौन सी चीज़ों से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें इलेक्शन की, तो इलेक्शन आपको पता है अभी बहुत करंटली न्यूज़ में चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अभी रिमूवल प्रोसेस पास होना था, बट पास नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेवर में। तो इलेक्शन जो है वो 324 आर्टिकल 329 पे आता है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन की बात करें तो ये टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल पोजीशन की अगर बात करें तो ये हमारा कौन से आर्टिकल में आता है, 1 मिनट 1 सेकेंड, सॉरी। टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन की अगर बात करें, इलेक्शन हमारा 324 to 329 में है, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशन में 245 से 246, ट्रेडिंग एंड ये 301 से आता है, और लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ये इसमें आता है। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट, मतलब डी का फर्स्ट है, सॉरी, लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है 245 से 255 तक आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम। ग्रीन प्लांट आपको पता है, ग्रीन प्लांट वो प्लांट होते हैं जो सनलाइट से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट क्या होंगे? ऑब्वियसली प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे, क्योंकि इनके थ्रू जो है ऊपर के जो ट्रॉफिक लेवल है वहाँ पे ये पड़ता है। तो सबसे पहले प्लांट्स होते हैं, फिर कुछ और जानवर होते हैं, फिर कुछ और जानवर, यहाँ पे जाके एक हो जाते हैं। तो दैट इज ट्रॉफिक पिरामिड, आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में। तो जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट? अब देख लेते हैं वॉल्केनिक एक्शन। अब जब भी वॉल्केनो आता है तो उससे ऐश, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन आपको पता है कि जब प्लांट रेस्पिरेट करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ डिफरेंट प्रोसेस, बिकॉज फोटोसिंथेसिस में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, ओके। तो फोटोसिंथेसिस इज द वन जहां से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता, बाकी तीनों से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ओके। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब खत्म होता है तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो आंसर इज 1, 2, 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 56 से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में हैं, तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है। तो इनमें से आपको ये करना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले बोल रहा है इसरो के जो न्यू चेयरमैन है, ही इज़ वी नारायणम। तो चेयरमैन ऑफ इसरो जो है वी नारायणम ही है, करेक्ट। फिर मोल्डोवा के नए न्यू प्रेसिडेंट जो है वो माया सांडू है, वेरी करेक्ट। फिर वेनेजुएला के जो नए प्रेसिडेंट है वो निकोलस मादुरो है। तो उपरोक्त सभी, मतलब ये ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ओके। सो 56 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास एक एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच में होती है? तो पहला स्टेटमेंट है युद्ध अभ्यास फ्रांस और इंडिया के बीच में होती है। दूसरा, यह अंडमान एंड निकोबार में हर साल मनाई जाती है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज इंडिया और यूएसए के बीच में ये एक्सरसाइज होती है, नॉट फ्रांस। और ये हमेशा कोलकाता के पास मनाई जाती है। ये जॉइंट एंटी टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइज है, ओके। सो ऑप्शन नंबर इन दिस अगर बात करें तो दोनों ही गलत हैं, तो दोनों ही रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट आते हैं 58th क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 58th क्वेश्चन में बोला गया है कि महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट जहां पे आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी फर्स्ट टाइम बनी है, मतलब फर्स्ट आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र स्टेट में बनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है आंध्र प्रदेश कुर्नूल में एक और वाकल करके एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे इंडिया का फर्स्ट ड्रोन सिटी बनाया गया है। तो अगर हम बात करें इन दोनों स्टेटमेंट, इट इज़ अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। इन दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 और सूची 1 मतलब मिलाना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूछा जाता है। अब सबसे पहले इसमें हिंदी में ये दिया हुआ है, इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट इसको बोलते हैं, ठीक है। पहले रेवेन्यू डेफिसिट, फिर इफेक्टिव प्राइमरी डेफिसिट, फिर फिस्कल डेफिसिट और फिर उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट। अब अगर हम बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो जितना रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास डे टू डे चीज़ों से, जो और जितना खर्च कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। अब रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट अगर बात करें तो 1.5% रखा है गवर्नमेंट ने, ओके, 1.5% ऑफ जीडीपी। नेक्स्ट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब सिंपल होता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो भी ग्रांट जो है देते हैं स्टेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है स्टेट को कैपिटल क्रिएशन के लिए, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट माइनस जो भी ग्रांट स्टेट को कैपिटल क्रिएशन के लिए देती है, दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये क्या है? 0.8% का टारगेट रखा है जीडीपी का। फिर आते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का सिंपल मतलब होता है कि जितना भी आप बोरोइंग है उसको देखना है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट
कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 4.4%। अभी फिर आते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज 0.3%। व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट? प्राइमरी डेफिसिट का सिंपल मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जितना भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है, बोरोइंग अगर उसने किया है तो जितना भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट उस बोरोइंग के लिए दे रही है उसको माइनस कर दो तो फिस्कल डेफिसिट से, तो हमारा क्या आ जाता है? प्राइमरी डेफिसिट। ओके, सो इसमें ऑप्शंस अगर बात करें तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, तो हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट सी का हमारा कौन सा है? 4.4, ठीक है, तो 4, तो ऑप्शन नंबर सी इन दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं 60 क्वेश्चन। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो था वो 1925 में वैकोम केरला में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें ऑप्शंस क्या दिए? दिनकर राव जावलकर, भास्कर राव जाधव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड पेरियर ईवी रामस्वामी नायकर। तो अगर हम बात करें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये जनरली केरला में स्टार्ट हुआ था, अभी मैंने बताया। तो ऑब्वियसली हमारे कौन होंगे? जो हमारे केरला के निवासी होंगे, ईवी रामस्वामी पेरियर, ये जो है इन्होंने स्टार्ट किया था हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और ये किस लिए स्टार्ट हुआ था? जो भी ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है, क्या होते हैं पहले के ब्राह्मण्स जो है कास्ट, अभी भी करते हैं लोग, बट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। तो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो है सोसाइटी में, उसको अपोज करने के लिए ये मूवमेंट लाया गया। जो लोअर कास्ट हैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए, और जो भी विमेन के अगेंस्ट और जो भी लोअर कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसको अपोज करने के लिए ये एक्ट, ये जो है मूवमेंट लाया गया। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई विल स्टार्ट फ्रॉम 61 टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, और जो भी दिक्कत हो प्लीज़ आप कमेंट करिए, लेक्चर देखिए। आई विल मैं अपने आप में भी प्रोग्रेस करूँगी, मैं आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा स्टार्ट करूँगी। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप मुझे बताइए। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।